जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, भूगोल विषय के इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये सारे प्रश्न 2 अंक स्तरीय हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का उल्लेख करें। जनसंख्या के वितरण को मतलब बंटवारा को, कहने का मतलब कि जनसंख्या कहीं पर कम है और कहीं पर ज्यादा है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके 3 कारकों का उल्लेख करें। तो पहला है, उत्तर लिखेंगे, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। नंबर 1, जल की उपलब्धता। मानव उन क्षेत्र में बसने की प्राथमिकता देता है जहां पीने योग्य स्वच्छ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। दूसरा है भू आकृति। मानव समतल मैदानी भाग में रहना ज्यादा पसंद करता है क्योंकि मैदानी क्षेत्र में सभी प्रकार के क्रियाकलाप बड़ी आसानी से संपादित हो जाते हैं। यही कारण है कि विश्व की 90% आबादी मैदानी क्षेत्र में निवास करती है। तीसरा है जलवायु। संतुलित जलवायु मानवीय निवास के लिए अनुकूल मानी जाती है, तो मानव उसी क्षेत्र में रहना पसंद करेगा जहां की जलवायु संतुलित हो। अगला प्रश्न है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र है, ऐसा क्यों? विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र है, ऐसा क्यों? आपका उत्तर होगा, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र मिलते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भूपटल के जिन क्षेत्रों में भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाकलाप के लिए अनुकूल दशाएं होती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब जिन क्षेत्रों में मानव के भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाकलाप के लिए अनुकूल दशाएं होती है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है, और जहां पर यह दशाएं नहीं होती वहां पर जनसंख्या घनत्व कम होती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन हैं? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसको अन्य शब्दों में कहा जा सकता है, जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास ऐसे 3 कारक हैं जो जनसंख्या परिवर्तन के क्या हैं, जो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन करने का कारक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, प्रति वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पर, प्रति वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं, जबकि 1 वर्ष में जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं की जनसंख्या में मर जाने वाले शिशुओं की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट करें। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, जब व्यक्ति नगर की सुविधाओं से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तब इसे अपकर्ष कारक कहते हैं,
जबकि कठिन आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, रहन सहन के निम्न दशा के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण व्यक्ति प्रवास करता है तो इसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। मतलब नगरों के आकर्षण से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करना अपकर्ष कारक कहलाता है, और प्राकृतिक विपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण जब लोग अपना क्षेत्र छोड़ता है तो उसको प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। दूसरा अंतर है, नगर में अनेक अवसरों की उपलब्धता होती है, नगर में अनेक सारे अवसर की उपलब्धता होती है, इस कारण से लोग नगर की ओर आते हैं तो इसे अपकर्ष कारक कहेंगे। और व्यक्ति जहां पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उन क्षेत्र में निकलकर बाहर जाने के लिए बाध्य होना प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। अगला प्रश्न, कृषि घनत्व क्या है, या कृषि घनत्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, किसी प्रदेश में कृषि योग्य भूमि तथा कृषि कार्य में लगे लोगों की जनसंख्या को कृषि घनत्व कहते हैं। किसी प्रदेश में कृषि कार्य में लगे, कृषि योग्य भूमि तथा कृषि कार्य में लगे लोगों की जनसंख्या को कृषि घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र है कृषि में संलग्न जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व क्या है? इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन है? जनसंख्या घनत्व क्या है, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन है? आप लिखेंगे, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के 4 प्रकार हैं, अंकगणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व। अगला प्रश्न है, जनसंख्या संघटन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या संघटन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों, किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले जनसंख्या को आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, भाषा, धर्म आदि के आधार पर विश्लेषण करना जनसंख्या संघटन कहलाता है। अगला प्रश्न है, आयु संरचना का क्या महत्व है? आयु संरचना का क्या महत्व है? आप लिखेंगे, आयु संरचना का निम्नलिखित महत्व है। पहला, विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या की जानकारी मिलती है। दूसरा, इससे किसी देश के आश्रित जनसंख्या एवं कार्यशील जनसंख्या की जानकारी मिलती है। तीसरा, इससे रोजगार की स्थिति का पता चलता है। चौथा, इसके आधार पर भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, लिंगानुपात क्या है? इसे कैसे मापा जाता है? लिंगानुपात क्या है, इसे कैसे मापा जाता है? उत्तर होगा, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात की गणना करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, स्त्रियों की जनसंख्या गुणे 1000 बटा पुरुषों की जनसंख्या। अगला प्रश्न है, लिंग संरचना क्या है, या लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या के सभी उम्र वर्ग में, जनसंख्या के सभी उम्र वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात की स्थिति को, जनसंख्या के सभी उम्र वर्ग में, जैसे 0 से 14, 15 से 59 और 60 से मृत्यु तक, तो जनसंख्या के सभी उम्र वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात की स्थिति को लिंग संरचना के नाम से जानते हैं। अगला है, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन हैं? मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन है? आपका उत्तर होगा, मानव विकास के मूलभूत 3 क्षेत्र हैं। नंबर 1, संसाधनों तक पहुंच, मतलब आय। नंबर 2, स्वास्थ्य की स्थिति। नंबर 3, शिक्षा का स्तर। अगला प्रश्न है, मानव विकास के 4 प्रमुख संघटक या स्तंभ का नाम लिखिए।
मानव विकास के 4 प्रमुख संघटक या स्तंभ का नाम लिखिए। आपका उत्तर होगा मानव विकास के 4 प्रमुख संघटक हैं या कारक हैं। नंबर 1 समता, अर्थात सब व्यक्तियों के लिए समान अवसर की उपलब्धता। नंबर 2 सतत पोषणीयता, अर्थात अवसरों की लगातार उपलब्धता। नंबर 3 उत्पादकता, अर्थात मानव श्रम को उत्पादक बनाने के लिए उसे साक्षर बनाना। नंबर 4 सशक्तिकरण, अर्थात मानव को विकल्प चयन करने की शक्ति प्राप्त होना। अगला प्रश्न है, मानव विकास के आधार पर विश्व के देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो मानव विकास के आधार प्रश्न लिखेंगे कि मानव विकास के आधार पर विश्व के देशों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। आपका उत्तर होगा प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के आधार पर विश्व के देशों को मानव विकास सूचकांक का वर्गीकरण किया गया है। और इस आधार पर विश्व के देशों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है अति उच्च विकास स्तर वाला देश, इसका सूचकांक स्तर 0.800 से ऊपर होता है। दूसरा उच्च विकास स्तर वाला देश, इसका सूचकांक स्तर 0.701 से 0.799 के बीच होता है। तीसरा मध्यम विकास स्तर वाला देश, इसका सूचकांक स्तर 0.550 से 0.700 के बीच होता है। और चौथा निम्न विकास स्तर वाले देश, इसका जो सूचक है 0.499 से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास क्या है या मानव विकास से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा डॉक्टर महबूब उल हक के शब्दों में मानव विकास मानव की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधा के स्तर को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। वहीं अमर्त्य सेन ने क्या कहा, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य मानव के स्वतंत्रता में क्या करना है, वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। दूसरा अंतर है, वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होता है जबकि विकास मूल्य सापेक्ष होता है। तीसरा अंतर है, वृद्धि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है जबकि विकास हमेशा धनात्मक ही होता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक क्या है या मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा मानव विकास सूचकांक मानव के विकास को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाया गया एक सूचक है जिसका विचार 1990 ईस्वी में डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने दिया। यह सूचकांक स्वास्थ्य, साक्षरता और संसाधनों तक पहुंच के संदर्भ में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सहकारी कृषि क्या है या सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं? सहकारी कृषि क्या है या सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा जब कृषकों का एक समूह अपने कृषि से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है तो उसे ही सहकारी कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन तथा इटली में देखने को मिलता है। फिर प्रश्न है, सामूहिक कृषि क्या है या सामूहिक कृषि से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा जब कृषकों के एक समूह द्वारा अपने संसाधनों को मिलाकर कृषि कार्य परस्पर सहयोग से किया जाता है तो इसे सामूहिक कृषि कहते हैं। मतलब कृषकों का एक समूह या किसान एक समूह बनाकर अपने संसाधनों को मिलाकर आपसी सहयोग से खेतीबाड़ी करता है तो उसको हम सामूहिक कृषि के नाम से जानते हैं। फिर रोपण कृषि की विशेषता क्या है? तो उत्तर है यह एक फसली व्यापारी कृषि है। दूसरा, इसमें बागान का आकार बहुत बड़ा होता है। तीसरा, इसमें सस्ता और अकुशल श्रमिक स्थानीय क्षेत्र से मिल जाते हैं। चौथी विशेषता है
इसमें बागानों को कारखानों और बाजार से जोड़ने के लिए परिवहन मार्ग से जोड़ा जाता है। चौथा, इसमें तकनीक की सहायता से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्वाह कृषि क्या है? निर्वाह कृषि क्या है? उत्तर होगा, कृषि की वैसी पद्धति जिसके अंतर्गत अनाजों का उत्पादन बाजार में विक्रय के लिए न करके कृषक अपने परिवार के उपभोग के लिए करता है, निर्वाह कृषि कहलाता है। मतलब वैसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अनाज का उत्पादन इसलिए करते हैं ताकि हम उसका उपभोग कर सके, बेच नहीं सके, अपने यूज करने के लायक, अपने खाने के लायक ही अनाज उगाता है, इसको हम निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता है, कृषि उत्पादन में अधिशेष का अभाव होता है, मतलब ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। दूसरा, कृषक अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही अनाज उगाते हैं। और तीसरी विशेषता है, इसमें खाद्य फसलों को ही उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना करें। स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना करें। आपका उत्तर होगा, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि इस प्रकार की कृषि प्रक्रिया में वनों को जलाकर कृषि भूमि तैयार करने के कारण वन भूमि कमी होती जा रही है, जिससे जैव विविधता में कमी आ रही है, मृदा के अपरदन में वृद्धि हो रही है, वर्षा की मात्रा में कमी हो रही है तथा पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है? बढ़ता रहा है। इस कारण पर्यावरण में अनेक सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसलिए स्थानांतरित कृषि का या झूम कृषि का महत्व, भविष्य अच्छा नहीं है। फिर प्रश्न है, रोपण कृषि के फसलों का नाम लिखिए। मतलब रोपण कृषि के कुछ फसलों का नाम लिखें। नंबर 1 उत्तर होगा, रोपण कृषि के प्रमुख फसल है चाय, रबर, आम, लीची, केला, पपीता, अमरूद, बेर, सेब, संतरा इत्यादि। प्रश्न है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है? उत्तर होगा, निर्माण प्रक्रिया में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नवीनतम पीढ़ी के उद्योग है। निर्माण प्रक्रिया मतलब किसी वस्तु को बनाने की प्रक्रिया में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नवीनतम उद्योग है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादकों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र, कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण आदि को रखा गया है। अगला प्रश्न है, विनिर्माण क्या है या विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, विनिर्माण से हमारा तात्पर्य किसी भी वस्तु का उत्पादन से है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहा और इस्पात को बनाने तक, प्लास्टिक के खिलौना बनाने से लेकर कंप्यूटर के छोटे छोटे पार्ट पुर्जा बनाने और जोड़ने की प्रक्रिया को ही विनिर्माण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? उत्तर होगा, स्वच्छंद उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जो किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, बल्कि ऐसे उद्योग संघटक पुर्जों पर ही निर्भर रहते हैं जिसे कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिक की आवश्यकता भी कम होती है और यह उद्योग प्रदूषण भी नहीं फैलाती। अगला प्रश्न है, खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? उत्तर होगा, खनिज आधारित उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिस उद्योग को कच्चा माल खनिज के रूप में प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि। अगला प्रश्न है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकृत कीजिए। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकृत कीजिए। उत्तर होगा, कच्चे माल के आधार पर उद्योग को 5 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 कृषि आधारित उद्योग, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। नंबर 2 वन आधारित उद्योग, जैसे फर्नीचर उद्योग। पशु आधारित उद्योग, जैसे चमड़ा उद्योग।
खनिज आधारित उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग, रसायन आधारित उद्योग जैसे प्लास्टिक उद्योग। अगला प्रश्न है प्रौद्योगिकी पार्क क्या है, या प्रौद्योगिकी पार्क से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक सोसाइटी है। मतलब प्रौद्योगिकी पार्क भारत के सूचना मंत्रालय के अधीन एक सोसाइटी है जिसकी स्थापना भारत सरकार ने सॉफ्टवेयर के निर्यात को प्रोत्साहित करने या बढ़ावा देने और वृद्धि करने के उद्देश्य से 1991 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है फुटकर व्यापार क्या है, या फुटकर व्यापार से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा फुटकर व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जिसमें अल्प मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। फुटकर व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जिसमें अल्प मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इसके अंतर्गत फेरी वाला, रेहड़ी वाला, द्वार से द्वार तक घूम घूम कर सामान बेचने वाला आदि को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है चतुर्थक सेवाओं का वर्णन करें, या चतुर्थक सेवा किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा चतुर्थक सेवाएं उन सेवाओं को कहते हैं जो अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं। मतलब अनुसंधान और विकास पर केंद्रित सेवा को चतुर्थक सेवा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अंकीय विभाजन क्या है? उत्तर होगा सूचना तथा संचार तकनीक तक पहुंच का संबंध अंकीय विभाजन कहलाता है। इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य है कि कोई देश कितना जल्द अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंचा सके, इसका लाभ उपलब्ध करा सके, इसे ही अंकीय विभाजन के नाम से जानते हैं। आसान में कहा जाए तो जब किसी देश की सरकार अपने आम जनता को सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए बातों को जल्दी लाभ पहुंचाने वाला जो विभाजन है उसको अंकीय विभाजन के नाम से जानते हैं। चिकित्सा पर्यटन क्या है, या चिकित्सा पर्यटन से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे चिकित्सा पर्यटन से हमारा तात्पर्य उस पर्यटन से है जिसमें कोई बीमार व्यक्ति अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए किसी अन्य क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, या अन्य शब्दों में कहा जाए तो जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया जाता है। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ दिया जाता है तो इसे हम चिकित्सा उपचार के नाम से, चिकित्सा पर्यटन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तृतीय क्रियाकलाप क्या है? उत्तर होगा तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित ऐसा क्षेत्र है जिसमें सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित ऐसा क्षेत्र है जिसमें सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की सरकारी या गैर सरकारी सेवाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है किन्हीं सेवाओं के किन्हीं दो वर्गों का उल्लेख करें। सेवाओं के किन्हीं दो वर्गों का उल्लेख करें। आपका उत्तर होगा सेवा के दो वर्ग हैं। नंबर 1 सरकारी सेवा, नंबर 2 गैर सरकारी सेवा। सरकारी सेवा में व्यक्ति को उसके काम के बदले में रुपया सरकार देती है, और गैर सरकारी सेवा में व्यक्ति को उसके काम के बदले में रुपया कोई निजी व्यक्ति या संस्था देती है। अगला प्रश्न है पर्यटन के दो लाभ को लिखें। पर्यटन के दो लाभ को लिखें। उत्तर होगा पर्यटन के दो लाभ निम्नलिखित हैं, या दो लाभ प्रमुख हैं। एक, व्यक्ति को क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 2, व्यक्ति के विचार और जीने के तौर तरीका में क्या आता है? बदलाव आता है। अगला प्रश्न है चतुर्थ क्रिया के उदाहरण लिखें। चतुर्थ क्रिया के उदाहरण दे। आप लिखेंगे चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित सेवा को सम्मिलित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी, शोध प्रबंध, सुरक्षा, उच्च सेवा, प्रशासन, शिक्षा, नियोजन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, परामर्शदाता, तकनीकी विशेषज्ञ, सॉफ्टवेयर कर्मी, चिकित्सक, विश्वविद्यालय के शिक्षक, इन सबको चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत रखा गया है।
अगला प्रश्न है, पंचम क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सेवाएं शामिल है? पंचम क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सेवाएं शामिल है? आपका उत्तर होगा पंचम क्रिया के अंतर्गत नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उसका पुनर्गठन और व्याख्या। नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उसका पुनर्गठन और व्याख्या। इसके अलावा आंकड़ों की व्याख्या तथा प्रयोग, नवीन तकनीक का मूल्यांकन, शोध वैज्ञानिक, विधि परामर्शदाता, इनके कार्य को पंचम क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे के जो टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा अगले क्लास में होगी। धन्यवाद।